नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था 24 अगस्त 2021 की सेकेंड शिफ्ट में, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। देखते हैं दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन क्या था। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? थॉमस रो, फहियान और ह्वेनसांग, ये दोस्तों किस क्रम में भारत आए थे? आप लोग इसका आंसर बताइएगा और आप अपने आंसर कितने सही हुए हैं इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, सबसे पहले हमारा आया था फहियान और उसके बाद में आए थे ह्वेनसांग और उसके बाद थॉमस रो। दोस्तों, थॉमस रो आया था 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में और ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में आया था और फहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बक्सर, प्लासी या वांडीवास या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून और 1757 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता था और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ और बक्सर का युद्ध, दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और ये अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना मिलकर हेक्टर मुनरो का सामना किया था, लेकिन हेक्टर मुनरो ने इनकी सभी सेनाओं को पराजित किया था और बंगाल के नवाब उस समय मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम बंगाल का नवाब था और अवध के नवाब शुजाउद्दौला था। दोस्तों, शुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। दोस्तों, उसके बाद तीसरा ऑप्शन था कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? दोस्तों, कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड डलहौजी और तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका आंसर नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर बताइएगा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा बढ़ाई, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा बढ़ाई। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों, ऑप्शन है मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फहियान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है? आप लोग बताइएगा। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। ये दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि साइमन कमीशन प्रथम बार भारत कब आया? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत आया था ऑप्शन 1925, 1926, 1919 और 1928। तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा दोस्तों, 1928। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? दोस्तों, इनमें से किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था। और कराची अधिवेशन दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन दोस्तों 1916 में हुआ था। 1916 में
लखनऊ अधिवेशन हुआ था। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और ये अधिवेशन 1931 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 में। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें की। उसके बाद अपने 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? दोस्तों इनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? दोस्तों इनमें से कौन सा काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? दोस्तों अभी काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और इसमें कौन शामिल था? तो इसका ऑप्शन है गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गोदावरी, कृष्णा या कावेरी या गंगा नदी पर किस पर बना है नागार्जुन सागर बांध? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1951 में, 1953 में, 1955 में या 1958 में? क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? इसका आंसर नंबर 2 सही होगा, 1953 में। दोस्तों 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने 1953 में प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? दोस्तों कौन सा पक्षी अभयारण्य भरतपुर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दोस्तों भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाट प्रभा अभयारण्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, केवलादेव घाना अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन हमारा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। इसके ऑप्शन है दिल्ली, राजहरा, कोबरा, उमरिया, राजनंदगांव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिल्ली राजहरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? दोस्तों किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन है ब्याज दर, दोस्तों पहला ऑप्शन है ब्याज दर और दूसरा है शेयरों की कीमत, तीसरा है व्यक्तिगत कर और चौथा है नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? तो सेवा क्षेत्र का हमारा नाम है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत में कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 1991 जब बाद में आर्थिक सुधार हुआ था उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है?
दोस्तों राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं सम्मिलित है? पुलिस, कानूनी व्यवस्था और कारागार या दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों इसमें सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है, सीआरपीसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? भारतीय संविधान अर्धसंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? दोस्तों अर्धसंघीय संरचना भारतीय संविधान की है। उसके बाद लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी है दोस्तों। उसके बाद शक्तियों का वितरण भी है। तो इसमें इसका ऑप्शन सही होगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इनमें से कौन सा भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे और ये दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद 51 ए में है और ये 12 से 35 तक है मूल अधिकार और दोस्तों ये 36 से 51 तक है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, दोस्तों ग्राम पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है कि ग्राम पंचायतों का गठन किसमें निर्देशित किया गया है? तो दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 40 सही होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है और सिविल संहिता 44 में है दोस्तों। और सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर दोस्तों चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता ने रखा था। दोस्तों बलवंत राय मेहता ने रखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके ऑप्शन है स्विच चालू होने पर, ऑप्शन दूसरा है स्विच बंद होने पर, तीसरा स्विच चालू या बंद होने पर, चौथा जब इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, स्विच बंद होने पर एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 25 प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सिट्रिकम, एस्टिकम, ऑक्जेलिकम या फार्मिकम? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सिट्रिकम। नींबू का खट्टा होना सिट्रिकम के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कैंसरकारी रसायनों में क्या होता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हृदय, मधुमेह, कैंसर, दमा या अस्थमा। इसमें से कौन सा होता है कैंसरकारी रसायनों में? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 कैंसर होगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं दोस्तों। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? दोस्तों त्वचा की ऊपरी सतह एंडोडर्मिस, डर्मिस या एपिडर्मिस या स्पेशल डर्मिस क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम, यह हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों तीक्ष्ण का विलोम ऑप्शन नंबर 4 कुंठित होगा दोस्तों, तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों गजवदन का पर्यायवाची गर्जन, मेघनाद, गणपति, विष्णु क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा गणपति। दोस्तों गजवदन का पर्यायवाची गणपति होता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में और तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।